मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक बने रहिए। इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स मोदी जी, थैंक्स अमित शाह, थैंक्स योगी जी, सही तरीके से उपचार करने के लिए। अमित शाह ने सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया। अब केवल एनएसए लगा है वांगचुक पर, ऐसा नहीं है। कई सारे संदेश हैं, कईयों की नींद उड़ी हुई है। और योगी जी, उन्होंने अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है, भूत उतार दिया उनका, वो जो लव लव करने वाले थे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम भाई, शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है जी एंड धन्यवाद। फ्लोर इज योर्स। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जब से नेपाल के अंदर एक तथाकथित जेनजी आंदोलन हुआ है तो बहुत सारे लोगों की हसरतों को परवान चढ़ गए कि भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बहुत अच्छे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो अच्छा उनका सोशल मीडिया विभाग है। कांग्रेस है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है। आप उनके हैंडल से देखेंगे या उनके समर्थित जो बॉट्स हैं वो किस तरीके से भारत में एक जेनजी आंदोलन जैसी स्थिति क्रिएट हो रही है, युवा बहुत परेशान है, उस तरह का पूरा माहौल बनाने की तैयार है। ऐसी एक तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, उनके बेटे हैं केटीआर, वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे, युवाओं से भरे हुए एक ऑडिटोरियम में थे। कहने लगे क्या भारत में जेनजी आंदोलन होना चाहिए। 1.5 पौने 2 हाथ उठे होंगे। उसके बाद फैक्ट चेक उनका वही हो गया कि भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे ऐसे कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं जो टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में कुछ छात्र बैठे हैं, ठीक है, निश्चित तौर पर अगर पेपर लीक हुआ है, आपकी मांग जेन्युइन है, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पेपर लीक है तो उसमें हम भी आपके साथ हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन आप उस आंदोलन में बैठ के भगवा, हिंदुत्व, देश के लिए कुछ अनर्गल बात करेंगे, संविधान का सहारा लेकर कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। अभी आज बरेली की भी हम बात करेंगे। वहां बहुत सारे लोगों में गर्मी के शायद उन्हें अति उत्साह आ गया, फिर पुलिस ने वहां थोड़ा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी करा। बहुत लोग तो जूते चप्पल छोड़ के भाग गए वो प्रसाद खाने के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है तो देश में बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि देखिए वहां भी युवा निकल गया, वहां भी युवा निकल गया, सोशल मीडिया पे बहुत सारा माहौल बना, तो उन्हें लगने लगा यार सही में कुछ हो रहा है क्या, चलो इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाते हैं और हम कुछ करते हैं। उसमें एक उत्तर का मैक्सेस अवार्ड विनर सोनम वांगचुक भी कूद पड़ा। उसे लगा यार मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लूंगा, मैं कुछ करूंगा और मेरा नाम हो जाएगा। मुझे तो रेमन मैक्सेस अवार्ड भी मिला हुआ है। तो लद्दाख के अंदर वो 10 तारीख से एक आंदोलन शुरू करता है कि भैया लद्दाख की 4 मांगे हैं। हमने इसके ऊपर एक शो भी किया था डिटेल रूप में कि क्या मांगे हैं, कंप्लीट स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद 6 शेड्यूल में आना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना होनी चाहिए और 2 एमपी होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये आंदोलन 10 तारीख को ही क्यों शुरू हुआ। यह देखिए मांग बहुत पुरानी है, 1964 हो और 1989 हो, 1995 हो, हमेशा से मांग उठी है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाना चाहिए। 64 वाला, 89 वाला, ये आंदोलन यूटी के लिए था। उसके बाद 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई इसी चीज के लिए। और जब 370 जिस दिन हटा उस दिन इन्हीं महाशय ने ट्वीट किया था, मोदी जी धन्यवाद, हमारी तो 30 साल पुरानी मांग है यूटी बन जाना। अचानक से 10 सितंबर को कहां से याद आता है कि कंप्लीट स्टेटहुड होना चाहिए। उन्हें याद आता है क्योंकि उन्हें 134 एकड़ की जमीन मिली थी सरकार से, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख के लिए। और उसमें साफ था कि भैया 1 साल के अंदर आपको काम शुरू करना है, वो नहीं करा। सरकार ने जमीन वापस ले ली। तो भाई साहब को लगा एनजीओ का खेल कैसे चले। 5 सबूत दूंगा मैं आज, 5 सबूत आपके चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से पैसों को इधर उधर मैनिपुलेशन पैसों की चल रही थी। तो अचानक से ये आंदोलन शुरू कर देते हैं और अचानक से ये आंदोलन इनके खुद के हाथ से बाहर निकल जाता है। अब होता क्या है, उसके बाद हिंसा होती है, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 80 से ऊपर घायल हो जाते हैं, 40 उसमें सीआरपीएफ के जवान हैं, सबको पता है। आज यानी कि जो कल थी, उस दिन सोनम वांगचुक को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, माइक वाइक लगा के पूरा कैमरा वैमरा का सजा के, केजरीवाल टाइप पूरा माहौल तैयार था। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में। सोनम वांगचुक ने रॉन्ग नंबर तो डायल कर ही दिया था। वहां जो पुलिस थी वो पहुंच गई और वांगचुक साहब को टांग के ले गई। अब उनके ऊपर एनएसए की धारा लगी है। ध्यान दीजिएगा, अमृतपाल सिंह पे एनएसए लगा है, जमानत नहीं मिल रही है।
इंजीनियर राशिद पे एनएसए लगा है, इंसाफ पे भी एनएसए लगा है। क्यों लगा है एनएसए? और कहा जा रहा है कि शायद जोधपुर ले गए, मतलब आपको जम्मू कश्मीर की सीमा से भी बाहर कर दिया। वो अमृतपाल भी आसाम गया हुआ है, खैर अभी कंफर्म नहीं है, कुछ सोर्सेज ने कहा है अनडिस्क्लोज लोकेशन है, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि जोधपुर, जहां भी है जम्मू कश्मीर में नहीं। उसके बाद होता क्या है, ये भाई साहब दरअसल इन्हें क्यों उठाया एनएसए, इनकी वीडियोस वायरल होने लगी जिसमें बता रहे मास्क लगा के जाना, हुडी पहन के जाना, कैमरे से ऐसे बचना है। आप इंसाइट कर रहे हैं एक तरीके से पब्लिक को। आपको याद होगा जाकिर नायक से इंस्पायर्ड होकर कुछ लोगों ने एक कैफे में बांग्लादेश में क्या कर दिया था। जाकिर नायक ने डायरेक्ट नहीं करा, लेकिन हुआ तो इंस्पिरेशन उनसे ही। मैं ही कह रहा हूं आपने डायरेक्ट नहीं भेजी होगी मॉब, आपसे इंस्पायर्ड तो हुई, और क्या पता डायरेक्ट भेजी हो, ये तो एजेंसियों का काम है देखना नहीं देखना, क्योंकि आप ही उस पूरे आंदोलन को लेकर चल रहे थे। वहां पर 50 नेपाली पकड़े गए हैं, 100 लोग डोडा से, कश्मीर से, वैली से आए हैं, ये भी वहां पे जानकारी निकल के सामने आ रही है। और आप ये कह रहे हैं कि भैया आप मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप ही का आंदोलन है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने हाईजैक कर लिया, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये सब चल रहा था, एनएसए में इन्हें उठाया, तो उसके साथ साथ ईडी और सीबीआई की भी एंट्री इसमें हो जाती है। जो इनके एनजीओ हैं, किस तरीके से वहां पे घपला घोटाला और सब कुछ चल रहा है, उसकी भी अब जांच होने लगी है। और इस व्यक्ति की ऑडेसिटी देखिए, ये व्यक्ति ये कहता है कि सोनम वांगचुक जेल में ज्यादा खतरनाक है इंडिपेंडेंट सोनम वांगचुक से। यही मुगालता उमर खालिद को था, यही मुगालता शर्जील इमाम को था, यही सोचा था अमृतपाल सिंह ने। कौन जानता है, इसको याद है कहां गए साहब। इस देश में आप नेता जब तक हैं, जब तक आपके दामन में दाग नहीं है। और मैं हमेशा से कहता हूं किसी भी आंदोलन का वही चरित्र होता है जो उसके नेता का चरित्र होता है। तो अब इस नेता, जो नेताजी हैं इस आंदोलन के, उनका चरित्र सामने निकल के आ रहा है। इन्हें तो ये लग रहा था आंदोलन करूंगा, सरकार दब जाएगी क्योंकि राज्य सीमावर्ती है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह भी गया था वहां, तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गया था वहां, ये भाई साहब भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान गए थे। बहुत सारी इफ्स एंड बट्स कनेक्ट हो रहे हैं साहब पीछे से। अब तो निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब जिनकी खुद की एनजीओ हैं उन पर सवाल उठने लगे हैं। जिस हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख की बात चल रही है, जिसके लिए वो 134 एकड़ जमीन थी, वो 2023-24 में उसके पास 6 करोड़ रुपए थे, और ठीक एक साल बाद वो 15 करोड़ हो जाता है, 6 से 15 करोड़। और आप ये देखिए उसके 7 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से 4 बैंक अकाउंट अनडिक्लेयर्ड हैं, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये इन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट विमेन मैग्सेसे अवार्ड विनर जो एनजीओ हैं उनका हाल है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का फॉरेन रिमिटेंस आया है, और कोई एफसीआरए लाइसेंस नहीं था। एफसीआरए लाइसेंस यानी विदेश से आपको चंदा लेना है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि भैया ये किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं लगेगा, धर्म परिवर्तन में नहीं लगेगा, किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी में नहीं लगेगा, आप किसी सेवा में लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरह का आप काम कर सकते हैं, उसके लिए वो एफसीआरए मिलता है। आपकी एनजीओ पे एफसीआरए यानी 1.5 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं, 7 में से 4 अकाउंट आप बता नहीं पा रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा और एनजीओ है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये 1980s में इन्होंने बनाया था, उसमें 9 अकाउंट है, 6 अनडिक्लेयर्ड है। उसके बाद एक इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वो इसमें ये भागीदार है, और कोई गीतांजलि है वो भागीदार है। 2024-25 में 9.8 करोड़ का टर्नओवर था, 1% का प्रॉफिट था, और उससे पहले साल 6.25% का प्रॉफिट था। आपका प्रॉफिट 5% गिर जाता है, वो 5% पैसा कहां गया? और एक प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी को आपकी एनजीओ डोनेट कर, उल्टा तो हमने सुना है कि प्राइवेट इंडिविजुअल सीएसआर के नाम पे एनजीओ को देते हैं, एनजीओ प्राइवेट इंडिविजुअल में पैसा लगा रहा है, जिसके डायरेक्टर आप हैं, और जिस एनजीओ ने लगाया उसमें भी आप हैं। तो ये पैसा क्या, ये राउट किया जा रहा है एक दूसरे के थ्रू। अब एजेंसियां देखेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इन एनजीओ के लिए। उसके बाद जो ये वांगचुक साहब है, फुनसुक वांगडू, उसी से तो मशहूर हुए हैं, इनके 9 अकाउंट हैं, 9 अकाउंट अब तक सामने आए हैं, जिसमें से 8 अनडिक्लेयर्ड हैं, और इनके उन अकाउंट से 2.3 करोड़ रुपए विदेश गए। क्यों गए हैं 2021 से 2024 के बीच में? आपने किसी को डोनेशन दी है, किसी को सर्विस फीस दी है, आपने किसी की स्कूल फीस भरी है, किसी का मेडिकल का खर्चा, किस लिए?
ये तो इन्हें बताना पड़ेगा। इतने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन एनजीओ से कंपनीज में, कंपनी से एनजीओ में, और आपके प्राइवेट अकाउंट से इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है? आप तो बहुत छोटी सी जगह रहते हैं, बहुत आपकी जरूरतें कम है, आप कहीं आते जाते होंगे कॉन्फ्रेंस में, उसका खर्चा भी जो कॉन्फ्रेंस में आपको इन्वाइट कर रहा है वो उठाता होगा, तो आपको किस चीज के लिए इतना खर्चा करना पड़ रहा है? उसके बाद ये व्यक्ति कहता है कि कश्मीर के लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल इसलिए आना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, यहाँ पे बड़ा बड़ा काम होगा, तो भैया ये तो यहाँ की इकोलॉजी को खराब कर देंगी, कल्चर को खराब कर देंगी। आप उस कैपिटलिस्ट माइंडसेट के विरोधी हैं, और आप उन्हीं कैपिटलिस्ट कंपनी से सीएसआर का पैसा ले रहे हैं। वो सीएसआर का पैसा आपको आ रहा है, आपकी एनजीओ को आ रहा है, इन चीजों को आ रहा है। तो ये 5 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनका जवाब तो निश्चित तौर पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो HIAL, जो इनकी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख है, FCRA का लाइसेंस नहीं है, उससे तब भी आपको चंदा आ रहा है। जो सेक्शन 11 है FCRA का, उसका उल्लंघन है। उसके अलावा आप लोकल लेवल पे डोनेशन इकट्ठा करते हैं, और उसे FCRA जब लाइसेंस मिल गया तो उसे विदेशी चंदा दिखा रहे हैं, जो सेक्शन 17 का उल्लंघन है। और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है जिसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जो आईपीसी की धारा 467 का उल्लंघन है। तो NSA बहुत सोच समझ के लगाया जाता है ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। मोहम्मद यूनुस भी बोलेगा उधर से, पाकिस्तानी भी बोलेंगे उधर से, राहुल गांधी भी बोलेगा उधर से, अभी अरविंद केजरीवाल के मन में भी हिलोरे मारने लगे हैं, वो भी कुछ कुछ बोल रहा है, रावण बता रहा है उन लोगों को। मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा, अब कि जो वांगचुक के खिलाफ हैं उन्हें रावण, मतलब जो वांगचुक को उठा रहे हैं, तो अब किसको कहा जा रहा है मैं तो शायद बताने की वो नहीं है जरूरत। आप उस श्रेष्ठ नेतृत्व को रावण बता रहे हैं, डिक्टेटर बता रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आपके समर्थन में हैं जो खुद दरअसल वो अरविंद केजरीवाल क्या है ना, वो ये बता रहा है भाई मैं अंदर चेक कर आया, सारी सुविधाएं ठीक ठाक है, तुम्हें जाना है ना, मैं पहले निरीक्षण कर आया, वो ये बताना चाह रहा है। तो कुल मिला के अगर आपके देखिए जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में आई है, अब सोनम वांगचुक को इस पे आके सफाई देनी चाहिए। अब वो ये क्या कह रहा है, हाँ पैसा आया है, वो डिनाई नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है लेकिन ये हमारी सर्विसेज के एवज में पैसा है, डोनेशन नहीं। स्विट्जरलैंड से, फला देश से हमने वहां सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी। मेरा सवाल यह है कि सोनम वांगचुक नाम के व्यक्ति ने आज तक ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया, ऐसी क्या सर्विस बनाई है जो भारत में बहुत व्यापक स्तर पर कहीं काम आ रही है? कोई खास चीज कि मैंने वो ग्लेशियर के स्तूपा बनाए हैं, कोई वाटर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, मैंने ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। तो ये भारत में हर तीसरा आर्किटेक्ट यही कह रहा है, यही क्लेम कर रहा है, ग्रीन बिल्डिंग इसके नाम पर, उसके नाम पे, गोबर से, घास से, पता नहीं किस किस से क्या क्या बना रहे हैं सस्टेनेबल के नाम पर। तो तुमने ऐसा क्या खास किया? तो इसलिए निश्चित तौर पर फंडिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान इनके सामने है, प्लेबिसाइड को सपोर्ट करते हैं, राम सीता पे ये बोलते हैं, अग्निवीर पे ये बोलते हैं, हर चीज में तो इनका मत है, और वो मत है जो भारत की एक आम जो धारणा है उसकी विपरीत है। तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो भैया रावण बताया जा रहा है, संगी साथी एक्टिव हो गए हैं। तो ये देखिए, एक आपको एक उदाहरण देता हूं, टेनिस में 2 बहुत बड़े खिलाड़ी हुए, आंद्रे अगासी और बोरिस बेकर। तो आंद्रे अगासी जब खेलते थे बोरिस बेकर के सामने तो वो हार जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद आंद्रे अगासी बार बार जीतने लगे। जब रिटायर हो गए बोरिस बेकर तो उन्होंने आंद्रे अगासी से पूछा, भैया तुमने ऐसा क्या किया आखिरी कुछ सालों में, तुम मुझे हराने लगे? उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया कि जो तुम सर्व करते थे कि लेफ्ट में करोगे, राइट में करोगे, तो तुम जिस तरफ करते थे उस तरफ तुम्हारी जीत जाती थी। उसने कहा पहले क्यों नहीं बताया, कहना पहले बता देता तो तू करना बंद कर देता। वही इस सरकार के साथ है, पहले ऑब्जर्व करती है। किसान आंदोलन 1.0 हुआ, ऑब्जर्व किया, 2.0 फेल हो गया। अमृतपाल वालों को खुला छोड़ दिया, एक झटके में ऑब्जर्व किया, सारे चिपका दिए। PFI वाले खुले घूम रहे थे, ऑब्जर्व किया, एक झटके में सारे चिपका दिए। नक्सलवादी बंदूक लेके घूमते थे, उन्हें अरुंधति रॉय जैसे गांधीयन विद गन कहते थे, अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, 1-1 करोड़ के इनामी मारे जा रहे हैं। यही वांगचुक साहब भी खुले घूम रहे थे, एक झटके में इनकी दुकान पे भी ताला मार दिया। तो ये जितने बोरिस बेकर घूम रहे हैं ना, उनके लिए आंद्रे अगासी है भारत में। शिवम जी, ये
हम बरेली की भी बात करते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, एनएसए इन पे लगाया गया है और इनके और भी ऐसे साथी हैं जो फंडेड हैं, जो पिछलग्गू हैं, एक गहरे राज के। अब उनकी भी नींद उड़ी हुई है। थोड़ा-सा उन पे भी रोशनी डालिए। क्यों इतने देखिए, परेशान हो रहे हैं? क्यों जा रहे थे बार-बार वो लोग लद्दाख? और क्यों अब इस समय सोशल मीडिया पे उन्होंने रोना मचाया हुआ है? फंडेड एक नहीं है, फंडेड है मल्टीपल। जी, और हर एरिया में कुछ लोग ऐसे तैयार किए हुए हैं, जब चाहे जहां चाहे वहां शुरू कर दे कार्यक्रम। ठीक, वो आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा आपको, कोई तमिलनाडु में मिलेगा, कोई बिहार में मिलेगा, कोई उड़ीसा में मिलेगा। बिहार में भी एक भागा फिर रहा है, नाम नहीं लूंगा, दिल्ली वाला है। तो भैया ये, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि हम कनेक्टेड हैं। सब इंडिविजुअली हैंडल होते हैं, इंडिविजुअली उन्हें नर्चर किया जाता है। बहुत लोग राजनीति के लिए जा रहे हैं, बहुत लोग उस तरीके से हैं। तो जो कुछ भी है एक मैसेजिंग है उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि भैया हम कोई हंगामा करेंगे, नीचे की जो लाइन है वो पकड़ी जाएगी और ऊपर का हमारा आदमी सेफ रह जाएगा, और अगली बार फिर कुछ और करेंगे। लेकिन इस बार जो ऊपर वाला पकड़ा है ना, इस बार वो बड़ा झटका है कि आपने टॉप ब्रास पकड़ लिया। जी। तो ये दिक्कत है, यहां से सबसे ज्यादा आपको तड़पन दिखाई देगी। देखिए अब क्या होगा, राहुल गांधी आएगा मानसून सत्र में, माफ ये संसद सत्र में, नहीं, अरे देखिए डेमोक्रेसी खतरे आपने में है। बिल्कुल सही याद दिलाया। राहुल गांधी एकदम से कहना चाहिए कि उन्हें साफ सूंघा हुआ है। कोई ट्वीट नहीं, नहीं, कुछ नहीं। वो अब देखिए जिस तरह की हिंसा हुई है उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना अपने आप को। जी, अगर वो नहीं हुई होती तो शायद कर लेते। वो ट्वीट ना आया होता तो शायद बहुत बोल रहे होते। बिल्कुल, या उस तरह की वीडियोस जो इनकी सर्कुलेट हो रही हैं तो शायद और खुल के बोल गए होते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन दिया हाँ इसका सलाई, मुद्दा, देश जल लेकिन रहा अभी, है, ब्ला ब्ला। लेकिन लेकिन इस मुद्दे को अब संसद सत्र में उठाया जाएगा, वहां पे इसका मथा जाएगा, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, इनका दूध फट जाएगा। सही कह रहे जी। हैं। बरेली की तरफ बढ़ते हैं। तो बरेली में तो देखिए, ये जूते चप्पल क्या बता रहे हैं। योगी बाबा जी का ने लट यो, बाबा का योगी लट जी ने बजा बरेली के बाजार में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भूत पूरा लगता है उतर गया है। ये जो सीन दिखाई दे रहा है, भूत उतार दिया है बाबा ने पूरा। देखिए, आपको प्रदर्शन करना है, वहां पे ये था कि तौकीर रजा एक ज्ञापन सौंपेंगे, वो नहीं आए। हम्म, वही तौकीर रजा जो किस किस तरह के बयान देते हैं, भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई। पुलिस ने जी। कहा भाई तुम्हारा जो नेता है वो नहीं हम्म, आ रहा है ज्ञापन देने के लिए, हंगामा करने की क्या जरूरत है, चले जाओ यहाँ से। हाथ में आई लव एक पोस्टर लिया हुआ था। पुलिस ने कहा जी। हमें इस पोस्टर से कोई दिक्कत नहीं है, इन हम्म, बयानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं वो तो हो ही नहीं रहा है, तो आप किस लिए हंगामा कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके कहा यह जा रहा है कि जिस तरह के प्रोवोकेटिव वहां से शब्दावली इस्तेमाल होने लगी, जिस उग्र रूप में ही भीड़ इकट्ठे होने लगी, तो उसके बाद तो भैया पुलिस को तो मॉब कंट्रोल करना ही पड़ता है। और यूपी में तो मॉब कंट्रोल ऐसे होता है कि पुलिस के जो दो चार डंडे लाठी टूटे होंगे उनका खर्चा भी अब इनसे लिया जाएगा। और तौकीर रजा जैसे लोग जो ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो तो आए ही नहीं, पीटी पब्लिक, नेता अंदर बैठा है। अब ये बताओ इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चिन्हित कर लिए गए होंगे, शायद उनके खिलाफ केस भी होगा, क्या तौकीर रजा लड़ेगा क्या उनके लिए? नहीं लड़ेगा। उन छोटे छोटे बच्चों के जीवन खराब कर दिए, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आगे किया गया है कि भैया पुलिस इन बच्चों के ऊपर कुछ नहीं करेगी। लेकिन भैया जब मॉब कंट्रोल करना होता है, स्थिति संभालनी होती है, तो भैया फिर तो कुछ नहीं देखा जाता, फिर तो सब में समान रूप से समान भाव से प्रसाद वितरण होता है। और वही लेकिन वहां हुआ। शिवम भाई, ये लव वाला जो अब फील आ रहा है, ये देश के कई हिस्सों में आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपको करना है आप करो, आपको प्यार है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इबादत करते हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे ना तो दूसरे पे थोपो, ना उसे एक एग्रेसिव एजेंडा के तौर पर प्रस्तुत करो। आपको बैनर पोस्टर लगाने अपने मोहल्ले में अपने घर में लगाइए, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। अगर सामने से लेकिन कोई आई लव महादेव कहे तो उस पर आपको फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक शायद किसी ने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया था, वहां कहीं झगड़ा हो गया, मैं कुछ ऐसी न्यूज सुन रहा था एक जगह। जी, जी।
तो भैया आप अपना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लगाए आई लव गुरु नानक देव, आई लव गोविंद सिंह जी, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे भगवान नहीं, हैं, हमारे लेकिन पूर्वज लेकिन हैं, उनको प्यार दीजिए। मैं ये कहती हूँ कि आई लव कोई से भी भगवान हो, ठीक है, ये सब चीजें क्या पोस्टर पे दिखानी चाहिए? ये तो आप मैं इसका वही तो मतलब पब्लिक को मैं वही प्रोवोक कह कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप उस चीज को पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में यूज कर रहे हैं, वो गलत है। वो प्रोवोकेशन गलत है, वो असर्टिवनेस दिखानी गलत है कि वी आर सुपीरियर और हम कर रहे हैं, जो होना है कर लो। यही तो हुआ भैया, जो भारत में मंदिर तोड़े जाते थे, जो भारत में कन्वर्जन होता था, जो बहुत सारी जो जो भी इतिहास में जो जो हुआ, मैं उस पर नहीं जाता, वो यही दिखाने के लिए था, वी आर सुपीरियर, हम ज्यादा अच्छे हैं। वही तो आपको प्रदर्शित करना था। आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे हैं, तो आप यही तो दिखा रहे हैं ना कि हम ज्यादा बेहतर हैं। तो वो करने का प्रयास ना हो, बस इतनी उम्मीद है। बाकी आपको जो करना है अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में भी कुछ करना है तो बहुत बेहतर है, लेकिन समाज के ताने बाने से खतरा ना हो। समाज का एक बैलेंस, फाइन बैलेंस बनाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां इंटेंट वो नहीं दिखाई दे रही, दिक्कत यहाँ है। जी शिवम जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल, इन्हें बड़ी फिक्र हो रही थी सोनम की, जिस समय ये तो दिल्ली मैं कह आए रहा हूँ थे। ना, नहीं मैं कह रहा हूँ जहां सोनम साहब है वहीं इन्हें पता लेने के लिए भेज दीजिए। ये तो अभी सफाई भाई करवा रहे होंगे ना वहाँ की। थोड़े दिन वहां रुक आएंगे, क्या दिक्कत है? ज्यादा टेंशन है, क्या दिक्कत है? देखो कब नंबर आता है इनका। जी। नहीं देखिए, आ, देखिए एक राजनेता के तौर पे मुझे लग रहा है कि सबसे जरूरी है कि पहले इनकी राजनीतिक जो हसरतें हैं, जो राजनीतिक पारी है, जो राजनीति है, उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि असली पावर वहां से आती है डेमोक्रेटिकली। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, डेमोक्रेटिकली जनता को सामने आती है। क्योंकि भैया झूठ सब बोलते हैं, कोई राजनीति साफ सुथरा नहीं है, लेकिन जो मुंह पे पूरी हयाई के साथ झूठ बोल दे, कम से कम उसकी दुकान तो सबसे पहले बंद होनी चाहिए, उसका ढक्कन सबसे पहले बंद करना चाहिए। और वो अरविंद केजरीवाल उसका परफेक्ट टेस्ट केस है। उसके बाद कोई घपला है, घोटाला है, कुछ भी है, सरकार हो या कानून हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, जो भी है, वो एक्शन ले और अंदर डाले। और ये नहीं कहा जो भी है वो सबको डाले, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह का व्यक्ति है, भाई साहब कुछ है नहीं है, एंटरटेनमेंट पूरा। जी कुल जी। सही कहा आपने। अपने आप में एक अलग ही किरदार है। और देखिए पंजाब में क्या क्या कर रहे हैं कि अरवी शांतर हो जाएगा। जिन जिन भी लोगों ने हमारे साथ पूरा वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक आग्रह और भी है, आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।